नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। स्वागत है आपका खबर संगम में। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। छब्बीस 11 हमलों की साजिश रचने वाले आतंकी डेविड हेडली ने शिकागो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली बार मुंबई के स्पेशल कोर्ट में दी गवाही के दौरान हेडली ने दिए कई खुलासे। उन्नीस फरवरी को भारत यात्रा पर रहेंगे नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली। पीएम के दौरे को लेकर तमाम अटकलों पर लगा विराम। यात्रा के दौरान हो सकते हैं कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस ने तोड़ी चुप्पी। कांग्रेस ने अपने वेबसाइट के जरिए दी सफाई। कहा, यंग इंडिया कंपनी से नहीं लिया कोई लाभ। और डेरा सच्चा सौदा गुरमीत संत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा चलाए गए एमएसजी प्रोडक्ट के लिए सिरसा में हुआ आउटलेट रहमत मीत शोरूम का शुभारंभ। भव्य शोरूम में उपलब्ध होंगे कंपनी के सभी प्रोडक्ट। उत्पादों की गुणवत्ता पर दिया जाएगा ध्यान। नमस्कार, बात करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। तो आपको बता दें, आतंकी डेविड हेडली ने शिकागो में दिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अहम खुलासे किए। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको बता दें, हाफिज सईद के इशारों पर ही डेविड हेडली ने 26/11 हमले को अंजाम दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, 26/11 हमलों की साजिश रचने वाले आतंकी डेविड हेडली ने शिकागो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अहम खुलासे किए हैं। और उन खुलासों में सीधे तौर पर डेविड हेडली ने पाकिस्तान का नाम लिया है, सीधे तौर पर हाफिज सईद का नाम लिया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पोल भी पूरी तरह से खुल गई है। डेविड हेडली ने अपने खुलासे में साफ तौर पर कहा है कि 7 बार डेविड हेडली भारत आया था और उसने मुंबई आकर पूरी तरह से रेकी की थी और ये निश्चित किया था कि किस तरह से 26/11 हमले को अंजाम देना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड डेविड हेडली ने कई खुलासे किए हैं। डेविड हेडली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अहम खुलासों पर बात की है, कई अहम खुलासे किए, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि 7 बार पाकिस्तान के रास्ते डेविड हेडली भारत आया था और उसने 26/11 हमले को अंजाम दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी सत्येंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, जिस तरह से पाकिस्तान की पोल अब खुल गई है, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान अब हाफिज सईद के ऊपर कोई कार्रवाई करेगा? जैसा कि हेडली ने भी कहा है कि उसने हाफिज सईद के इशारे पर ही इस घटना को अंजाम दिया था। अब बिल्कुल देखिए, तमाम जो विवाद चल रहा था, असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि क्या वाकई ही हाफिज सईद वाकई में ही भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचता रहता है, तो उसका तो आज खुलासा हो गया है। क्योंकि डेविड हेडली ने शिकागो जेल से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई की विशेष अदालत में ये अपना बयान दर्ज कराया है। उसने साफ तौर पर कह दिया है, चूंकि वो हाफिज सईद के तमाम भाषणों से इतना प्रभावित हो गया था कि वो लश्कर के साथ जुड़ गया था और एक कट्टर समर्थक था लश्कर का। और यही एक वजह रही कि यहां पर वो भारत आया था। कुल मिलाकर यानी कि अगर मैं बात करूं तो 9 बार उसने भारत की यात्रा की है, जो कि 8 बार उसने जो 26/11/2008 में मुंबई में धमाके हुए थे होटल में, उससे पहले उसने यात्रा की थी भारत की। और उसके बाद एक बार और वो लाहौर से दिल्ली आया है। कुल मिलाकर प्रज्ञा अगर मैं बात करूं तो 7 बार वो पाकिस्तान से सीधा भारत आया है और एक बार वो यूएई अबू धाबी के माध्यम से वो भारत आया है। भारत में आकर उसने तमाम रेकी की है और कई अहम बातें कही हैं डेविड हेडली ने। उसने बोल दिया है साहब कि यहाँ पर उसको भेजा गया था, सबसे पहले फर्जी पासपोर्ट उसका बनाया गया था, जो कि उसका असली नाम था दाऊद गिलानी। उसका नाम बदलने के लिए कहा गया था और उसके बाद उसका नाम डेविड कोलमैन हेडली वहां पर रखा गया। क्योंकि बड़ी बात यह भी थी कि अगर भले ही डेविड हेडली पाकिस्तानी नागरिक था, लेकिन अगर वो देखने में जो लगता था वो एक फॉरेनर की तरह लगता था, एक अंग्रेज की तरह वो नजर आता था। क्योंकि जिस तरह से
2006 में जी। वो आईएसआईएसआई ने गिरफ्तार किया था वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से, जो कि वहां पर वो नशीले पदार्थों की तस्करी वो करता था, जी। नशीले पदार्थों का वो धंधा वहां पर करता था। तो वहां पर आईएसआई ने उसको गिरफ्तार किया था। उसके बाद जो आईएसआई चीफ थे मेजर, उनसे उसकी मुलाकात कराई गई और उसने जैसे बताया कि उसका जी काम सत्येंद्र। क्या है, तो उसके बाद आईएसआई को लगा कि उनके काम का आदमी है, इसी वजह से उन्होंने अपने पास उसको रखा। और आईएसआई और वहां पर जो आर्मी के कैंप थे, 2 साल तक डेविड हेडली की वहां पर ट्रेनिंग चली और जी। उसके बाद वहां पर जी उसके लिए सत्येंद्र, तमाम आपसे वो ये भी जानना चीजें चाहूंगी। जी सत्येंद्र जी, बिल्कुल ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हेडली के खुलासे के बाद पाकिस्तान अब कोई ठोस कार्रवाई करेगा हाफिज सईद के ऊपर, क्योंकि हाफिज सईद के इशारों पर ही कहीं ना कहीं 26/11 हमले को अंजाम दिया गया था। अब बिल्कुल देखिए, यहां पर पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार पाकिस्तान डेविड हेडली के बयान को किस रूप में लेता है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका से उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही कराई गई है और उसमें साफ तौर पर उसने बता दिया है, चूंकि वो एक गवाह बन चुका है भारत के लिए। और यही एक वजह थी कि अमेरिका ने जब 26/11 मामले पर सुनवाई वहां पर चल रही थी तो उस दौरान उसको फांसी की सजा ना दी थी, क्योंकि उसकी वजह यही रही थी कि उसने कहा था कि मैं आतंक के खिलाफ तमाम जो मेरे पास जानकारी है वो मैं बताऊंगा, कोर्ट के साथ साझा करूंगा और एक सरकारी गवाह के रूप में मैं बन जाऊंगा। और यही एक वजह थी कि अमेरिका में जब उसकी सुनवाई हुई थी तो उसको उम्र कैद यानी 35 साल की सजा सुनाई गई है। और उसके बाद ही यहां पर एनआईए की टीम वहां पर गई थी, उसने कई सारी बातें उनको बताई थी। और उसके बाद यहां पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस तरह से उसने यहां पर बयान दिया है, हाफिज सईद का नाम उसने ले दिया है, आईएसआई का उसने नाम लिया है कि आईएसआई किस तरह से तमाम सुविधाओं को मुहैया कराती है और तमाम जो आतंकी वारदातें होती हैं उनमें सपोर्ट करती है। पाकिस्तानी आर्मी का भी उसने जिक्र किया है, वहां के कई बड़े अधिकारियों का उसने जिक्र कर दिया है कि वहां के आर्मी के जो बड़े अधिकारी हैं, सेना के जो अधिकारी हैं, वो वहां पर आतंकी संगठनों को मदद करते हैं और उनका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो होता है वो हाफिज सईद होता है कि वो किस तरह से एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है और उसके आधार पर लोगों को जोड़ता है और उनको आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए वो आगे बढ़ाता है। तो बड़ी बात यहां पर होगी, लेकिन अब देखना यह होगा प्रज्ञा कि भारत किस तरह से कार्रवाई की मांग करता है पाकिस्तान से, क्योंकि जिस तरह से पठानकोट हमला हुआ है उसके बाद भी हाफिज सईद के लगातार कड़वे बोल सामने आते रहे हैं। वो भारत की नजदीकी सीमाओं के पास आके वो बयान देता रहा है और साफ तौर पर उसने ये भी कह दिया है कि अभी अगर भारत कश्मीर के मुद्दे पर पीछे नहीं हटता है तो वो पठानकोट जैसी वारदातों को और भी अंजाम दे सकता है। तो इस तरह की बयानबाजी सामने आती रही है। जिस तरह से जी सत्येंद्र, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से पाकिस्तान की अब पोल खुल गई है और अब भारत ने सीधे तौर पर यह भी कह दिया है कि नए सिरे से डोजियर पाकिस्तान के सामने भारत पेश करेगा, तो क्या पाकिस्तान अब कोई ठोस कार्रवाई कर सकता है नए डोजियर पेश करने के बाद? देखिए, डोजियर वहां पर दिया जाएगा और बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी कि डोजियर वहां पर दिया जाएगा, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह समझना होगा कि पाकिस्तान की अगर हम हुकूमत की बात करें प्रज्ञा, तो वहां पर आर्मी शासन ज्यादा माना जाता है और आर्मी हमेशा आईएसआई को सपोर्ट करती है। और पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि अब तक जितनी भी वहां पर सरकारें रही हैं वो हमेशा आर्मी के दबदबे से दबी हुई रही हैं। वहां पर हुक्मरान भले ही कितने भी बैठे हों, लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी भी काम को अंजाम नहीं दे पाते हैं। और हाल ही की अगर मैं बात बताऊं अभी जिस तरह से पाकिस्तान में भी आतंकी संगठनों ने हमले किए हैं, तो पाकिस्तान भी इस बात को भली भांति समझने लगा है कि जिन आतंकियों को वो पाल रहा है वो दिन भी दूर नहीं कि जो पूरी तरह से वो कब्जा खुद पाकिस्तान के ऊपर भी कर लेंगे। और उसी को देखते हुए वहां पर यह भी बात कही गई है कि एक नई फौज का भी गठन किया जाएगा ताकि वो आतंकी संगठनों से लड़ाई लड़ सके, आतंकियों से वो मुकाबला कर सके। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह होगी कि पाकिस्तान सरकार इस डोजियर को किस रूप में देती है, क्योंकि हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान आतंकियों से लड़ाई लड़ना चाहता है तो भारत पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ देगा, हर संभव वो मदद उनको मुहैया कराएगा। वैसे पाकिस्तान को अपनी हरकतों पे नियंत्रण रखना होगा और अपनी नीयत को पूरी तरह से सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। डेविड हेडली ने सीधे तौर पर हाफिज सईद का नाम लिया है और सीधे तौर पर डेविड हेडली ने यह कहा है कि हाफिज सईद के इशारों पर ही उसने 26/11 जैसे हमले को अंजाम दिया था। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान जहां ओडिशा में
पारादीप रिफाइनरी का उद्घाटन किया, तो वहीं पीएम मोदी ने अपने 3 दिवसीय दौरे के आखिरी पड़ाव में विशाखापट्टनम भी पहुंचे। यहां इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान पीएम मोदी ने नौसैनिकों को संबोधित किया और इस मौके पर पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत इसी साल अप्रैल में अब तक के पहले ग्लोबल मैरीटाइम सिस्टम का समिट का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री ने दक्षिण चीन सागर विवाद की ओर से परोक्ष तौर पर इशारा करते हुए कहा कि देशों को नौवहन की आजादी का सम्मान करना चाहिए और इसे सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग करना होगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि तीसरे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन और भारत प्रशांत द्विपक्षीय सहयोग की मजबूत मेजबानी करने के बाद भारत अप्रैल में पहले वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र के जरिए होने वाली आतंकवादी गतिविधियों और समुद्री डकैतों को समुद्री सुरक्षा के लिए 2 सबसे अहम चुनौती भी करार दिया। दक्षिण चीन सागर विवाद की पृष्ठभूमि में पीएम मोदी ने नौवहन की आजादी का सम्मान करने की भी वकालत की। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि भारत समुद्र के जरिए पैदा होने वाले खतरे से सीधे तौर पर पीड़ित रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सोमालियाई समुद्री लुटेरों की ओर से भारत सहित अन्य देशों के व्यापारिक पोतों को निशाना बनाए जाने की पृष्ठभूमि में समुद्री डकैती भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। My sincere gratitude also to Chief Minister Chandrababu for his strong support for this international event. For me, personally, witnessing the harmony among the best of international navies here has been a rewarding experience. और अब खबर नेपाल से। जी हां, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पद संभालने के बाद अपने पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर 19 फरवरी को भारत यात्रा करेंगे। आपको बता दें कि ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम की इस यात्रा से उन अटकलों पर भी विराम लग गया है जिसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि मधेशी मुद्दे पर भारत और नेपाल के बीच तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से नेपाली पीएम की पहली विदेश यात्रा चीन होगी। माना यह भी जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान पिछली सहमतियों को लागू करने के लिए नेपाल भारत के साथ कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी कर सकता है। सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि ओली 20 फरवरी को प्रमुख क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विस्तृत वार्ता भी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब खबर नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी। जी हां, नेशनल हेराल्ड केस में बुरी तरह से घिर चुकी कांग्रेस ने अपनी वेबसाइट पर सफाई पेश की है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मुद्दे से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जारी करते हुए कांग्रेस की तरफ से ये बताया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यंग इंडिया कंपनी से कोई भी लाभ नहीं लिया है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि यंग इंडिया और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड दोनों ही अलग अलग कंपनियां हैं। आपको बता दें कि एजेएल के सारे शेयर्स अभी भी एजेएल के पास ही हैं और एक भी पैसा यंग इंडिया के शेयर होल्डर्स के पास नहीं है। वेबसाइट में ये भी कहा गया है कि यंग इंडिया ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की संपत्तियों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का काम जरूर किया है। सफाई में यह भी कहा गया है कि कानून में राजनीतिक दल किसी भी कंपनी को लोन दे सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्तियों का अवैध ढंग से उपयोग कर रहा है। इसमें दिल्ली का हेराल्ड हाउस और अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं। आपको यह भी बता दें कि इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा का नाम विशेष रूप से शामिल है।
तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, और अगली खबर सीधे बेंगलुरु से। बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड इलाके स्थित एक निजी स्कूल में रविवार तड़के एक तेंदुआ घुस गया। आपको बता दें कि तेंदुए की खबर लगते ही स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। तेंदुए को देख लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान तेंदुए ने स्कूल परिसर में जमकर आतंक मचाया और करीब 6 लोगों को घायल भी कर दिया। स्कूल परिसर में तेंदुआ उस समय घुस आया जब कुछ स्टाफ काम कर रहे थे। तभी तेंदुए ने एक शख्स पर हमला कर दिया और शख्स को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद शख्स खुद को बचाने के लिए तेंदुए से मुक्त होने के लिए प्रयास करता रहा। उसने तेंदुए को खुद से हटा दिया। इसके बाद तेंदुए ने एक के बाद एक करके लगातार 6 लोगों को और घायल कर दिया, जिसके बाद पूरे स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। तेंदुए के स्कूल में घुसने की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम स्कूल में पहुंची और काफी मशक्कत के बाद तेंदुए पर काबू पाया गया। तेंदुए की तस्वीर स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें वो स्कूल परिसर में इधर उधर घूमता हुआ भी नजर आ रहा है। स्विमिंग पूल के पास उसकी तस्वीर लेने के लिए कैमरामैन पर तेंदुए ने हमला कर दिया और इसका भी वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है, पहले उसने कैमरामैन को नीचे गिराकर उसके हाथ को अपने मुंह में जकड़ लिया और कैमरामैन किसी तरह से खुद को बचाने में कामयाब रहा। इसके बाद तेंदुए ने वहां से भागने की कोशिश की और इस दौरान उसके रास्ते में जितने लोग आए वो सबको हमला करता रहा और सबको घायल करता रहा। तो तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल परिसर में तेंदुआ घुसा और उसने एक के बाद एक 6 लोगों को घायल कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगली खबर सीधे दिल्ली से जुड़ी। जी हां, और अब बात दिल्ली में लगातार चल रहे एमसीडी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ी हुई करते हैं। दिल्ली में एमसीडी की सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। आज हड़ताल का 13वां दिन है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर राजधानी दिल्ली में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हड़ताल की वजह से दिल्ली में कई जगहों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। खास बात यह है कि पूर्वी और उत्तरी नगर निगम के इलाके का हाल बहुत ज्यादा खराब है। आपको ये भी बता दें कि आज इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जहां हाई कोर्ट ने सफाई कर्मचारियों को जवाब के लिए 2 दिन का वक्त भी दिया है। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि जल्द ही एमसीडी टीचर्स की तरह सफाई कर्मचारी भी हड़ताल खत्म कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार को हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए नगर निगमों को फटकार भी लगाई थी, जिसके बाद से एमसीडी के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और इंजीनियर्स के साथ साथ शिक्षकों ने भी अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। लेकिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑड इवन फॉर्मूला का जहां 15 दिन के ट्रायल के बाद अब सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं, और इन्हीं सकारात्मक नतीजों को देखते हुए एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में ऑड इवन की वापसी हो सकती है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने लोगों से इसके लिए राय भी लिए हैं, जिसमें 15 दिन के सफल ट्रायल के बाद दिल्ली सरकार के सर्वे में अधिकतर दिल्ली वालों ने ऑड इवन फिर से लागू करने का समर्थन भी किया है। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि जल्द एक बार फिर से ये योजना लागू हो सकती है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों से सवाल पूछे, जिसका जवाब लोगों ने ईमेल, वेबसाइट और कॉल के जरिए दिया है। हालांकि ज्यादातर लोगों ने इस योजना को दोबारा लागू करने का समर्थन किया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ लोगों ने दिल्ली सरकार से दूल्हा दुल्हन को लेकर जाने वाले वाहनों को इस योजना से छूट देने की बात कही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ऑड इवन फॉर्मूला पूरे दिल्ली में एक बार फिर से लागू किया जा सकता है, जिसके जरिए दिल्ली सरकार प्रदूषण पर लगाम लगा सकती है। तो रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए खबर संगम के साथ। एमएसजी ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। सुई से लेके हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं। आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो,
हमने कहा तो फिर आपको पहले ये श्योर करना होगा कि आप क्वालिटी नंबर 1 देंगे। कहने लगे गुरुजी वायदा करते हैं कि जो क्वालिटी कहेंगे वही क्वालिटी देंगे, तो हमें लिखित में चाहिए। तो उन्होंने ये लिखित में हमें दिया। अच्छी लैब से चेक किया जाएगा तो सर्टिफाइड होगा, तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा, और ऑर्गेनिक यानी सुपर डुपर क्वालिटी, नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं। और सारे प्योर प्रोडक्ट आने वाले हैं। जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। जॉब को लेकर है हैरान या इनकम को लेकर है परेशान? अब ना हो हैरान और ना परेशान, ग्लोबल आपको देगा फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब विद ट्रस्टेड ब्रांड्स। कॉल नाउ 1800-137-3009। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। बेटियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं बेटियों के प्रति लोगों को जागरूक करने और लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए हरियाणा सरकार ने कई पहल की है। और इसी पहल के तहत हरियाणा सरकार छात्राओं का जन्मदिन मनाने के लिए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में विशेष मासिक कन्या जन्मदिन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन भी करेगी। मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम की शुरुआत 11 फरवरी से की जाएगी। इसके तहत छात्राओं का जन्मदिन मनाया जाएगा, जिसमें उनके माता पिता भी मौजूद रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के जरिए प्रत्येक महीने में जितनी बेटियों का जन्मदिन आ रहा होगा, उनका जन्मदिन उत्सव के तौर पर उसी महीने के दूसरे मंगलवार को मनाया जाएगा और इसके नामों का ऐलान पहले हफ्ते में ही कर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर के भोजन के दौरान किया जाएगा। माना ये भी जा रहा है कि किसी भी राज्य में ऐसा पहली बार होगा जब लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के मकसद से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा लॉन्च किए गए 151 खाद्य पदार्थों की श्रृंखला के साथ बाजार में उतरी एमएसजी ऑल ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्रोडक्ट लिमिटेड द्वारा देश भर में कंपनी खोले जा रहे हैं। आउटलेट्स की श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई है। ऑर्गेनिक्स एवं शुद्ध खाद्य पदार्थों के लिए एक और शोरूम सिरसा के स्थानीय शिव चौक पर कंपनी के आउटलेट्स रहमत-ए-मीत का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस भव्य शोरूम में कंपनी के सभी उत्पाद उपलब्ध होंगे। पेश है एक खास रिपोर्ट। रहमत-ए-मीत आउटलेट के शुभारंभ समारोह में शहर के अनेक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों के अलावा शहर के भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें कि एमएसजी आउटलेट्स के शुभारंभ के बाद प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोगों का तांता लग गया। शुभारंभ अवसर पर पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता व पंजाबी महासभा के अध्यक्ष राहुल सेतिया ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरुजी ने सिरसा वासियों को बहुत कुछ दिया है, जिनमें आधुनिक अस्पताल, विशाल ब्लड बैंक, नेत्र बैंक आदि शामिल हैं। अब गुरुजी ने एमएसजी प्रोडक्ट लॉन्च कर लोगों को स्वास्थ्य की सौगात दी है। डेरा सच्चा सौदा शुरू से ही भलाई के काम करता है और खास तौर से सिरसा को बहुत कुछ दिया है। डेरा सच्चा सौदा में पिताजी की बड़ी रहमत रही है। यहाँ पे हॉस्पिटल और सेवा के बहुत बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं और आज एमएसजी के थ्रू एक ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो खादों से और दवाइयों से आज जो बाज़ार में चीज़ें बिक रही हैं वो खादों से, यूरिया वगैरह और दूसरी खादों से पूरी तरह जहरीली हो चुकी हैं और ये ऑर्गेनिक खेती के तौर से पैदा होगी और इससे लोगों की सेहत में बहुत सुधार आएगा। जहर रहित ये प्रोडक्ट लोगों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका अदा करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता होशियारी लाल शर्मा ने कहा कि
कि पूज्य गुरुजी ने अनेक समाज सुधार के कार्य चलाकर समाज सेवा का बीड़ा उठाया है। ये MSG प्रोडक्ट लॉन्च कर गुरुजी ने एक और मानवता भलाई का कार्य किया है, क्योंकि इससे लोगों का जीवन स्वस्थ होगा तथा खाद्य युक्त जहरीले उत्पादों के कारण मानवता को जो खतरा बढ़ गया था, अब ये प्रोडक्ट लोगों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। डेरा सच्चा सौदा हमारे जो पूज्य पिताजी हैं, उन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया है और जो भी आज ये जो MSG के जो प्रोडक्ट शुरू किए हैं, ये भी एक नई चीज़ है और शुद्धता के साथ जो है आज जो मैं देख रहा हूँ, इतनी भीड़ आई हुई है खरीदने के लिए। ये सब पिताजी ने एक सही चीज़ के जो पहले मिलावट वाली चीज़ आती थी, पिताजी ने ऐसी अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करके आज जो एक ये भी एक भलाई का काम है, ताकि लोग अच्छी चीज़ मिले, अच्छी शुद्ध चीज़ मिले, ताकि उनकी जीवन जो है स्वच्छ रहे, बीमारी ना फैले। शोरूम के संचालक ने बताया कि शोरूम में MSG के सभी तरह के उत्पाद ऑर्गेनिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम उपलब्ध होंगे। इस मौके पर भंगीदास कस्तूर इंसा ने बताया कि शहर वासियों में कंपनी के उत्पाद के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शोरूम खुलने के साथ ही भारी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए शोरूम में पहुंचने लगे हैं। सिरसा शहर में MSG का आउटलेट दूसरा सेकंड जो खुला है यहाँ पर, और यहाँ पर ये पब्लिक का इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स है जो कहने सुनने से परे है। सुबह से जब से ये ओपनिंग इसकी हुई है, पूरी भीड़ है यहाँ पर, हर कोई देख के हैरान हो रहा है और सभी के अंदर जिज्ञासा भी है कि MSG जो प्रोडक्ट आया है, जो गुरुजी ने ये लॉन्च किया है, कि वाकई ये एक खाद रहित, जहर रहित, जो कि ऑर्गेनिक, इसमें 3 तरह की क्वालिटी आई है। लोगों को इसमें तो बहुत ज़्यादा जागरूकता है, लोग वाकई इसमें बहुत खुशी के साथ, जोश के साथ लोग यहाँ पर आउटलेट में सुबह से आ रहे हैं। आम जन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए ऑर्गेनिक एवं शुद्ध उत्पादों के निर्माण में उतरी MSG कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं, तथा कंपनी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वे शुद्ध उत्पाद ही बेचेंगे। रविंद्र रियाज के साथ दीपक सैनी की रिपोर्ट। और अब आपको दर्शन करवाते हैं गुजरात में बने मां खोडियाल के विश्व प्रसिद्ध मंदिर की, जहां दूर दराज से लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस भव्य मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि जो भी मां का भक्त मां के इस दरबार में सच्चे दिल से मन्नत मांगने आता है, वो कभी भी इस दर से खाली हाथ नहीं लौटता है। आपको बता दें कि गुजरात के पाटन जिला के समी तहसील के अंतर्गत वराना गांव में मां खोडियाल का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहां हर साल की तरह इस साल भी 9 फरवरी से 22 फरवरी तक विश्व स्तर के मेले का आयोजन होता है, जिसकी मंगलवार से शुरुआत हो जाएगी, जिसे आपको बता दें कि वडियार पंथ का सबसे बड़ा मेला भी इसे कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर इस मेले को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है और इस मेले की तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं। तो फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर संगम। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।